प्रिय छात्रों, मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय देवगढ़, जिला राजसमंद। प्यारे मित्रों, हम आज आधुनिक विश्व का इतिहास बीए पार्ट थर्ड के जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, इस प्रश्न पत्र के एक महत्वपूर्ण विषय फ्रांस की राज्य क्रांति के दार्शनिक पहलुओं, जिन दार्शनिक, बौद्धिक अथवा विचारकों या साहित्यकारों के कारण फ्रांस की राज्य क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हुई, उस विषय पे इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे। फ्रांस की राज्य क्रांति की वैचारिक पृष्ठभूमि बनाने में यहाँ के चिंतकों, लेखकों, बौद्धिकों, विचारकों, साहित्यकारों अथवा दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन लेखकों ने फ्रांस की जनता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक असंतोष को बड़ी तीव्र और प्रखर अभिव्यक्ति दी। फ्रांस के लोगों के समक्ष उनकी उस समय की दशा और उस दशा से मुक्ति के प्रयास या मुक्ति के मार्ग भी प्रस्तुत किए। यह मानना गलत होगा कि फ्रांस की क्रांति का विचार इन्हीं लेखकों ने प्रस्तुत किया था। डेविड थॉमसन ने लिखा है कि इन लेखकों के विचारों तथा क्रांति की शुरुआत के मध्य संबंध किंचित सुदूर एवं अप्रत्यक्ष हैं। उन्होंने क्रांति का उपदेश नहीं दिया था और वे किसी भी ऐसे निरंकुश राजा को सहयोग देने के लिए तैयार थे जो उन्हें संरक्षण प्रदान करता तथा उनकी शिक्षाओं को स्वीकार कर लेता। इन लेखकों के अधिकांश पाठक भी न क्रांति चाहते थे, न क्रांति के लिए कार्य करना चाहते थे। वे अधिकांशतः अभिजात वर्ग के कुलीन थे। वकील, व्यापारी या स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिनकी स्थिति उस समय की व्यवस्था में कोई दुख में नहीं थी, कोई हीन नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उन विषयों को उठाया जो आम लोगों के विषय थे। यह सही है कि फ्रांस की क्रांति फ्रांस के लेखकों के विचारों का प्रतिफल नहीं थी। वह मूलतः फ्रांस के राष्ट्रीय जीवन में व्याप्त असंतोषजनक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों तथा उनके सुधार के प्रति उस समय की सरकार की उदासीनता का परिणाम थी। लेकिन फिर भी क्रांति का रास्ता तैयार करने के लिए इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने तत्कालीन समाज एवं व्यवस्था में व्याप्त जो विसंगतियां थीं, उनकी तरफ ध्यान आकृष्ट किया तथा उन समस्याओं से मुक्ति की आशा और आकांक्षा भी जागृत की। हालांकि इसके लिए क्रांति का विचार उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया। प्रसिद्ध इतिहासकार हेजन ने भी लिखा है, फ्रांस के लेखकों ने क्रांति को उत्पन्न नहीं किया, लेकिन उन्होंने बड़ी प्रखरता से क्रांति के कारणों को उद्घाटित किया, उन पर ध्यान केंद्रित किया।
जो वाद विवाद, बहस मुबाहिस से इस प्रकार का एक माहौल तैयार किया और जो जन भावनाएं थीं उन्हें जगाने में महती भूमिका निभाई। इस 1789 में होने वाली क्रांति की पृष्ठभूमि में 18वीं शताब्दी के जो फ्रांस के महत्वपूर्ण विचारक हैं उन्होंने बड़ी महती भूमिका निभाई। इनमें प्रमुख रूप से जिन विचारकों का नाम लिया जा सकता है उनमें प्रथम है मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने एक बड़ी प्रसिद्ध रचना की जिसका नाम द स्पिरिट ऑफ लॉज। इसका प्रकाशन 1748 में हुआ था। इस पुस्तक ने फ्रांस में बहुत ज़्यादा लोकप्रियता हासिल की थी। लगभग 22 संस्करण इसके एक वर्ष के अंदर छप गए। यह राजनीतिक दर्शन की किताब थी। शासन की विभिन्न पद्धतियों का इसने बड़े वस्तुनिष्ठ और संतुलित तरीके से मूल्यांकन प्रस्तुत किया था अपने ग्रंथ में, और साथ ही अनेक प्रकार की शासन पद्धतियों के विश्लेषण के पश्चात मॉन्टेस्क्यू ने इंग्लैंड की संवैधानिक राजतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नामक जो पद्धति थी, उस पद्धति को बाकी सारी पद्धतियों से श्रेष्ठ बताया था, क्योंकि वह नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करती थी। इन्होंने प्रशासनिक पद्धति में कुशलता के लिए सरकार की तीनों शक्तियों, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल के बड़े सावधानी पूर्वक और संतुलित विभाजन पर बल दिया था। तत्कालीन फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था में इस प्रकार के सुधार की बड़ी आवश्यकता थी। इन्होंने निरंकुशतावाद के खिलाफ मॉन्टेस्क्यू ने घोषणा की थी, लेकिन वह प्रजातांत्रिक पद्धति की सफलता के प्रति भी पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं थे। उसके अनुसार या मॉन्टेस्क्यू के अनुसार प्रजातंत्र की सफलता वहाँ की जनता के राजनीतिक गुण दोषों पर निर्भर करती है। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रजातंत्र में व्यवस्था को भीड़तंत्र में बदलने में ज़्यादा देर नहीं लगती। मॉन्टेस्क्यू ने निरंकुशवाद तथा भीड़तंत्र के बीच एक मिडिल मार्ग, मिडिल पाथ प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार ब्रिटिश संसदीय पद्धति को उन्होंने श्रेष्ठ बताया। उन्होंने अपनी एक और पुस्तक लिखी थी, पर्सियन लेटर्स। इसमें फ्रांस के समाज में व्याप्त जो विषमताएं थीं, जो भ्रष्टाचार था, जो बर्बरताओं का चित्रण था, उस और निरंकुशतावाद के घातक परिणामों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया था। तो इस पुस्तक जो मॉन्टेस्क्यू थे, इनके साहित्य ने, इनके विचारों ने फ्रांस की जनता को न केवल जागृत किया, अपितु उसे इस अपने हित में मांग करने के लिए भी तैयार करने में या जनमत बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मॉन्टेस्क्यू ने फ्रांस की राज्य क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार करने में अपने लेखन के माध्यम से बड़ी महती भूमिका निभाई। इसी कड़ी में हम दूसरे दार्शनिक के अगर बात करें तो वो थे फ्रांसवा द वॉल्टेयर। वॉल्टेयर बड़ी मेधावी व्यक्तित्व के धनी थे और प्रभावशाली लेखक भी थे। अपने स्वतंत्र और निर्भीक विचारों के कारण फ्रांस
में प्रबोधन के युग के नेता माने जाते थे। द एज ऑफ एनलाइटमेंट, यह यूरोपीय इतिहास के गिने चुने बौद्धिक थे। यूरोप में प्रबोधन के युग में वाल्तेयर का वही महत्व था जो पुनर्जागरण काल में इरेस्मस का था और धर्म सुधार के काल में मार्टिन लूथर का। संभवतः इसीलिए लोगों ने उसे किंग वोल्टेयर की उपाधि भी दी। वोल्टेयर बुद्धि की स्वाधीनता एवं विचार की स्वतंत्रता का अपने लेखन के माध्यम से प्रबल समर्थन करते थे। अगर हेजन के शब्दों को आधार माने तो संसार ने उससे अधिक मुक्त और निर्भीक आत्माओं को प्राय नहीं देखा है। तो इस तरीके के व्यक्तित्व का स्वामी था वाल्तेयर। वाल्तेयर की लेखन क्षमता अद्भुत थी। वह एक कवि, आलोचक, इतिहासकार, नाटककार, व्यंग्यकार, उपदेशक और यहाँ तक कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक लेखक, ये सारे गुण उस एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में समाहित थे। 25 वर्षों के काल में उसने फ्रांस को अपनी अनेक रचनाओं से प्रभावित किया। कविताएं, लेख, नाटक, इतिहास, पत्र, व्यंग्य रचनाएं, दार्शनिक कथाएं, प्रहसन, चर्च विरोधी विज्ञप्तियां और देववादी आख्यान आदि, इस प्रकार की अनेक चीज़ें थीं जिनसे फ्रांस के लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। वह वास्तव में अपने युग का बौद्धिक नियंता था, इंटेलेक्चुअल कल्ट था। उसकी सबसे अधिक प्रभावशाली रचनाएं उसके निबंध तथा उसके पत्र थे। वोल्टेयर ने अपनी रचनाओं के माध्यम से फ्रांस की व्यवस्था और उसकी कमियों, बर्बरताओं और आडंबरपूर्ण गतिविधियों की कटु शब्दों में आलोचना की। उसकी इस स्पष्टवादिता से फ्रांस की सरकार बेइंतहा ज़्यादा नाराज़ हो गई और उसे 2 बार गिरफ्तार करके बास्तिल के दुर्ग की जेल में रखा गया। कुछ समय के लिए उसे फ्रांस से निर्वासित भी किया, लेकिन वोल्टेयर ने अपनी लेखन का जो काम था वो जारी रखा। प्रसिद्ध यूरोपियन हिस्टोरियन एप्पल के अनुसार उसकी रचनाओं ने फ्रांसीसियों में अपनी सरकार में सुधार करने की आवश्यकता की चेतना को जागृत करने में बड़ी भूमिका निभाई। वोल्टेयर ईसाई धर्मशास्त्र एवं चर्च व्यवस्था का बड़ा आलोचक था। उसके अनुसार चर्च आडंबर, असहिष्णुता तथा पूर्वाग्रह युक्त मानसिकता का केंद्र था। चर्च ने गत कई शताब्दियों में मनुष्य के विवेक और उसकी स्वतंत्र विचारधारा को न केवल कुंद किया था बल्कि उस पर कुठाराघात भी किया था। अनेक प्रकार की बर्बरताओं और अत्याचारों को भी जन्म दिया था। उसका मानना था कि सारे पादरी ढोंगी और पाखंडी हैं। ईसाइयत में वर्णित मिरेकल्स, जो चमत्कार हैं या रहस्योद्घाटन हैं, ये मनुष्य को भरमाने के लिए पूरी तरह कल्पित हैं। वोल्टेयर ईसाई हिब्रू धर्म के ईश्वर में विश्वास नहीं करता था और वह नास्तिक भी नहीं था। वह देववाद में विश्वास करता था। देववाद यूरोप में प्रबोधन के युग में प्रचलित हुई एक धार्मिक विचारधारा थी जिसका प्रारंभ इंग्लैंड में हुआ था। देववाद का अर्थ है प्रकृति मूलक धर्म। ये इस विचारधारा को मानने वाले लोग प्रकृति में अंतर्निहित ईश्वर को ही सर्वेसर्वा मानते हैं। ब्रह्मांड की सभी प्राकृतिक शक्तियों एवं नियमों और कारकों में वो आस्था रखते हैं। अपनी कृति लेटर्स ऑन द इंग्लिश में
वॉल्टेयर ने इंग्लैंड में प्रचलित विचार स्वातंत्र्य की प्रशंसा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से उन फ्रांसीसी प्रतिक्रियावादियों की आलोचना की जो सुधार का विरोध करते थे। अपनी पुस्तक एन एसे ऑन कस्टम फ्रॉम द टाइम ऑफ शार्लमन टू आवर ओन डे में वॉल्टेयर ने सभ्यता का इतिहास लिखा है, जो आधुनिक दृष्टि से प्रेरित माना जाता है। इस रचना में वॉल्टेयर ने प्रबोधन के युग के विचारों को बड़े सूक्ष्म और पारदर्शी तरीके से प्रस्तुत रखा है। वॉल्टेयर मूलतः एक राजनीतिक विचारक नहीं था। उसने फ्रांस की राज्य व्यवस्था में प्रचलित बुराइयों की आलोचना की, लेकिन एक संस्था के रूप में वह राजतंत्र का विरोधी नहीं था। वह प्रबुद्ध तथा शुभकारी निरंकुशवाद में विश्वास रखता था। वह प्रजातंत्र में आस्था नहीं रखता था। उसका मानना था कि वह सैकड़ों चूहों की बजाय एक शेर द्वारा शासित होना पसंद करेगा। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि वॉल्टेयर भी वैचारिक स्वतंत्रता का कहीं बड़ा पक्षधर था। हालांकि वो ऐसा नहीं कि मैं प्रजातंत्र का समर्थक था, लेकिन फिर भी उसने ये भी कहा है कि मैं भले ही आप मेरा विरोध भी करोगे, लेकिन मैं आपके विचारों की स्वतंत्रता की रक्षा करने में हमेशा आगे रहूँगा। ये उसका ऐसा कथन है जो आज भी सभी संपूर्ण विश्व के विचारकों को प्रभावित करता है। तो वॉल्टेयर के इन विचारों ने फ्रांस की क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार करने में एक अहम भूमिका निभाई। इसी के साथ एक अन्य और महत्वपूर्ण विचारक थे रूसो, जॉन जैक रूसो। इनके क्रांतिकारी राजनीतिक एवं सामाजिक विचारों ने फ्रांस और यूरोप के वैचारिक परिदृश्य को अपनी बौद्धिक मौलिकता से चमत्कृत कर दिया। उन्होंने अपनी बौद्धिक मौलिकता की अनूठी छाप न केवल फ्रांस पर छोड़ी, अपितु यूरोप को भी प्रभावित किया। जहां मोंतेस्क्यू और वॉल्टेयर का रुख सुधारात्मक था, वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में तत्कालीन व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर रूसो का दृष्टिकोण आमूलचूल परिवर्तन के पक्ष में था। रूसो का यह मानना था कि समाज को नए सिरे से पुनर्गठन की आवश्यकता है। मनुष्य को वास्तविक स्वतंत्रता और समानता की आवश्यकता है, और ये स्वतंत्रता और समानता कब मिल सकती है? जब हम पूरी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करें, जब हम समाज का नए सिरे से पुनर्गठन करें, तभी ये चीज़ें संभव है। रूसो की सबसे अधिक जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध। यह पुस्तक राजनीतिक चिंतन की एक क्रांतिकारी एवं महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। रूसो की इसी पुस्तक ने फ्रांस की क्रांति का एक प्रमुख जो आदर्श वाक्य था, जो आगे चल के फ्रांस की क्रांति का नारा भी बना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये फ्रांस की राज्य क्रांति का नारा बन गया। ये इसी पुस्तक के द्वारा, इसी रचना के द्वारा दिया गया था। रूसो ने अपनी उक्त पुस्तक में प्रजातांत्रिक सरकार की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, उस ग्रंथ में उसने बताया था कि प्रजातंत्र दो मूलभूत आवश्यकताओं पर बल देता है: जनता की प्रभुसत्ता तथा सभी नागरिकों के समान अधिकार। पुस्तक के शुरू में ही रूसो ने कहा
कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ था और अब सब तरफ से बंधनों में बंधा हुआ है। मैन वॉज बॉर्न फ्री एंड इज एवरीवेयर ही इज इन चेन। अपनी मौलिक मुक्त अवस्था को त्याग कर मनुष्य ने सरकार के बंधनों को एक्सेप्ट कर रखा है। लेकिन कोई भी सरकार सामाजिक अनुबंध पर आश्रित होती है, उसके अनुसार एक व्यक्ति समाज के सभी सदस्यों की सहमति से किसी केंद्रीय सत्ता के प्रति अपने अधिकारों का समर्पण करता है। यदि कोई शासक जनता की प्रभुसत्ता को अस्वीकार करता है तो वह उक्त सामाजिक अनुबंध का उल्लंघन करता है। ऐसी स्थिति में जनता को यह स्वाभाविक अधिकार है कि वह अपने इस प्रकार के शासक को हटा दे। जो रूसों के विचार थे वो आधुनिक प्रजातंत्र एवं गणतंत्र के पिता के रूप में देखे जाने लगे। रूसों के विचार फ्रांस में क्रांति घटनाओं के सबसे महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत बने। हेजल ने तो यहाँ तक कहा है कि रूसों के सिद्धांतों ने बड़े सशक्त ढंग से क्रांति की गतिविधियों को प्रभावित किया। सिंडर नामक विद्वान का कहना है कि रूसों ने प्रजातंत्र को स्पष्टतया मनुष्य के नैसर्गिक अधिकारों से संबद्ध किया, एक अवधारणा के रूप में उसे व्यवस्थित किया तथा उसे एक दिशा प्रदान की। रूसों के अनुसार प्रजातंत्र मनुष्य का नैसर्गिक अधिकार ही नहीं है, अपितु उसकी आत्मिक प्रकृति की दृष्टि से भी श्रेष्ठतम है। तो इस प्रकार के जहाँ विचार हों वहाँ निश्चित रूप से आमूलचूल परिवर्तन होना कोई अचरज की बात नहीं होती। और कोई अचरज नहीं था कि इससे प्रभावित होकर फ्रांस की जनता राजतंत्र के विरुद्ध विद्रोह करती। उसका रूसों का नारा था बैक टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटो। जिस प्रकार भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती ये कहते थे कि वेदों की तरफ लौटो, उसी तरीके से उस काल में रूसो फ्रांस में कहता था नेचर की तरफ लौटो। उसका मानना था कि मनुष्य अपनी प्रारंभिक नैसर्गिक अवस्था में मुक्त और प्रसन्न था। बाद में सभ्यता के विकास ने अपने विचारों, कानूनों और विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से मनुष्य को दृढ़ता बोले तो दुष्टता और वेदना की स्थिति में, कष्ट की स्थिति में ला दिया। इसीलिए रूसो ऐतिहासिक ज्ञान के प्रति एक तरीके से विरक्ति का भाव रखता था। उसका मानना था कि सभ्यताओं ने मनुष्य की प्रकृतिस्थ श्रेष्ठ, न्यायपूर्ण तथा प्रसन्न अवस्था को भ्रष्ट और पतोन्मुख कर दिया। उसने एक बड़ा महत्वपूर्ण निबंध लिखा, डिस्कोर्सेस ऑन आर्ट्स एंड साइंसेस। तो इस डिस्कोर्स में रूसो ने प्रारंभिक मानव की नैसर्गिकता और स्वभाव मूलक श्रेष्ठता की तुलना सभ्य मनुष्य की कृत्रिमता और उपार्जित दुष्टता से की है और नेचर की तरफ मनुष्य के पुनरागमन की में सुख और आह्लाद को चित्रित किया है। रूसो ने अपनी एक अन्य पुस्तक एमिल में एक नवीन शिक्षा पद्धति की भी अनुशंसा की। उसके अनुसार बच्चों पर पूर्व निर्धारित कृत्रिम पाठ्यक्रमों की शिक्षा नहीं लादनी चाहिए। बच्चों को उनकी स्वाभाविक अभिरुचियों के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। उसका मानना था कि शिक्षा ऐसी हो जो विद्यार्थियों की विचार शक्ति और तर्क शक्ति को डेवलप कर सके। रूसो ने लैटिन और यूनानी भाषाओं को सीखने के बजाय जो लोकल लैंग्वेज थी, व्यवहारिक ज्ञान की जो भाषाएं थी, उनकी आवश्यकता पर भी जोर दिया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि रूसो ने अपने विचारों से
न केवल फ्रांस को अपितु संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। रूसों के बाद जो एक अन्य दार्शनिक थे दिदरो, उन्होंने भी फ्रांस की राज्य क्रांति में अपने लेखन के माध्यम से बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, या इस घटनाक्रम को या फ्रांस के लोगों को अपने विचारों से प्रभावित किया। दिदरो फ्रांस के ऐसे प्रभावशाली लेखक और विचारक थे जिनका प्रभाव तात्कालिक था। उन्होंने क्रांति की भावना को जन्म दिया। उसमें से एक था उनका एनसाइक्लोपीडिया। इसका संपादन का जो कार्य है वो दिदरो ने किया था। दिदरो का विश्वास था कि सत्य ज्ञान से सभी दोषों का निराकरण और सुख की वृद्धि हो सकती है। उसने विश्वकोश का संपादन इसलिए आरंभ किया जिससे विभिन्न विषयों पर सरल एवं सुगम तरीके से रोशनी डाली जा सके, लोगों को सत्य का ज्ञान प्राप्त हो सके। बड़े बड़े लेखकों के द्वारा दिदरो ने इस ग्रंथ में सहयोग प्राप्त किया। इस विश्वकोश में अनेक विषयों के साथ एक तंत्र शासन व्यवस्था, सामंत प्रथा, अंधविश्वास, असहिष्णुता, कानून, टैक्सेशन, स्लेवरी, ऐसे महत्वपूर्ण विषयों की पर चर्चा की गई जिसने फ्रांस की जनता के सामने उनके सही रूप तथा गुण दोष प्रकट किए। परिणाम स्वरूप दिदरो ने फ्रांस में क्रांति का माहौल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक अन्य विचारक थे जो अर्थशास्त्री थे, क्वेस्ने। ये उस समय के अर्थशास्त्रियों का नेता था। उनके साथियों में क्रांतिकारी नेता मिराबों का पिता भी था, और लुई 16वें का जो अर्थ मंत्री था, वित्त मंत्री जिसे कह सकते हैं, तुर्गो, वो भी क्वेस्ने के सिद्धांतों का बड़ा आदर करता था। इन अर्थशास्त्रियों का विश्वास था कि राष्ट्र की संपत्ति की उत्पत्ति कृषि और खानों से होती है। व्यापारी तथा वस्तुएं बनाने वाले संपत्ति का उत्पादन नहीं करते, वे केवल उनकी ट्रेडिंग करते हैं, उनका विनिमय करते हैं और उनका जो रूप है, स्वरूप है, उसको बदल देते हैं। अतः व्यापार तथा उद्योग धंधों का सरकारी नियंत्रण केवल अस्वाभाविक ही नहीं, वस्तुतः राष्ट्र के सर्वोच्च आर्थिक हितों अर्थात कृषि और खान के हितों के लिए हानिकारक है। सरकारी नियंत्रण, क्वेस्ने का ऐसा मानना था कि सरकारी नियंत्रण कम से कम होना चाहिए और व्यापार तथा उद्योग धंधों को पूरी तरीके से स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। उनका यह मानना था कि पूर्णतया मुक्त व्यापार तथा सार्वलौकिक शिक्षा की पद्धति उस समय की आवश्यकता थी, और जो सभी प्रकार के कर थे उन्हें हटाकर केवल भूमि कर रखना ही उचित था। तो क्वेस्ने ने एक नई तरीके की आर्थिक दृष्टि की डिमांड की और लोग उनके विचारों से प्रभावित भी हुए। एक अन्य जो विचारक थे, हॉलबेस, इसने राजाओं की दुष्चरित्रता और जनता की दासता को अपने लेखों और विचारों के माध्यम से जनता के सामने स्पष्ट किया या प्रकट किया। हॉलबेस का ये मानना था कि नास्तिकता और भौतिकवाद ये दोनों जीवन के दो दार्शनिक सिद्धांत हैं।
उसके अनुसार धर्म और राजनीतिक त्रुटियों ने सारे ब्रह्मांड को एक आंसुओं की घाटी बना डाला है। हॉलबैस का ये मानना था कि राजनीतिक गलती और धार्मिक गलती ये ब्रह्मांड को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर देंगे, और इनका जो बड़ा दुष्परिणाम है वो लोगों के जीवन पर, लोगों के से जुड़ी हुई सभी चीज़ों पर पड़ता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि मांतेस्क्यू, वोल्टेयर, दिदरो, क्वेसने, हॉलबैस, रूसो, इन लोगों ने और इनकी तरीके के अन्य दार्शनिकों ने, जो जाने अनजाने बहुत सारे ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने फ्रांस की जनता को अपने विचारों से आह्लादित भी किया, प्रभावित भी किया, और उन्हें लुई 16वें के प्रति, या दूसरे शब्दों में कहें कि राजतंत्र के प्रति या अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने में, अपने हकों का दमन और शोषण करने वालों का विरोध करने के लिए एक जनमत बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस